Hello everyone. Now in our design of structure, today we are going to see our next chapter, bond, development length and shear reinforcement. So some content are included in this chapter. So first of all, development length, second example on development length, third design of shear reinforcement, and last is example on design of shear reinforcement. So in development length we see development length, bond stress, bundle bars, anchoring of reinforcement. Now second is design of shear reinforcement. So in this content included in shear in homogeneous beam, diagonal tension and diagonal compression, shear cracks, nominal shear stress, shear strength of concrete, type of stirrups, steps for design of shear reinforcement. So now next is development length. So what is development length? So first of all, while analysis and designing the reinforced concrete structure, it is assumed that there is a perfect bond between concrete and steel. ठीक है कि किसी भी स्ट्रक्चर का हमें एनालिसिस करना है या डिज़ाइन करना है तो एट दैट टाइम हमें क्या एज्यूम करना है कि जो बॉन्ड है बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील ये परफेक्ट होना चाहिए. सो देर इज़ एब्सोल्युटली नो स्लिपेज बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील. जो परफेक्ट बॉन्ड होगा सो एट दैट टाइम जो बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील परफेक्ट होगा एट दैट टाइम जो स्लिपेज होगा वो हम रोकेंगे. ठीक है, उसको हम रजिस्ट करेंगे. द ग्रिप ऑफ रेनफोर्समेंट एंड कॉन्क्रीट ड्यू टू एडेशन कोरोजन इज टर्म एज अ बॉन्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉन्ड क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे एट द टाइम बीम एंड कॉलम में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, बार प्रोवाइड करेंगे. दिस इज़ द बार ऑफ द बीम. ठीक है, एंड देन आफ्टर हम प्लेसिंग करेंगे कंक्रीट का, तो जो स्टील एंड कंक्रीट का जो बॉन्डिंग होगा, ठीक है, फीलिंग होगा, सो इट इज़ द टर्म एज, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट. ठीक है, जो स्टील है रेनफोर्समेंट है बीम कॉलम या स्लैब में, उसमें हम कंक्रीट प्लेसिंग करेंगे. सो जो स्टील और कंक्रीट के बीच में जो एडेशन और बियरिंग होगा, जो ग्रिप के बिटवीन, सो इट इज टर्म एज ए बॉन्ड. Now to transfer the design force from steel to concrete and vice versa. The reinforcement is anchored or embedded in concrete for a some length. ठीक है, जो लोड ट्रांसफ़र होगा, ऑब्वियसली लोड कैसे ट्रांसफ़र होगा, स्टील टू कंक्रीट और कंक्रीट टू स्टील. एट दैट टाइम जो रेनफोर्समेंट होगा वो क्या होगा, एंकर्ड और एम्बेडेड इन ए कंक्रीट फॉर अ सम लेंथ. ठीक है, सम लेंथ के ड्यूरिंग सम एंकर्ड होगा रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट के बीच. सो अ लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट एम्बेडेड इन कंक्रीट इज सो दैट इट कैन डेवलप द बॉन्ड स्ट्रेस is termed as a development length. Now here LD is equal to development length, second tau BD equal to design bond stress in concrete. Here आप देख सकते हो फिगर में डेवलपमेंट लेंथ की फिगर दी गई है. दिस इज़ द LD, दिस इज़ द टाउ बी एंड डाया ऑफ दी बार. ठीक है, कि सपोज कोई हमारे पास कंक्रीट ब्लॉक है, उसके अंदर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. सो हियर जो लेंथ दी गई है इट इज़ द डेवलपमेंट लेंथ. देन आफ्टर स्टील डायमीटर ऑफ द स्टील एंड फोर्स अप्लाई हो गए, इट इज़ पी. सो सिग्मा एस इज इक्वल टू स्ट्रेस इन बार. कंक्रीटिंग करेंगे एट दैट टाइम स्टील के अंदर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा. तो स्ट्रेस इन बार इज इक्वल टू सिग्मा एस इज इक्वल टू 0.87 FY. phi equal to diameter of the bar, P equal to pulling force. So as in shown figure, the bar of diameter is embedded in the concrete. ठीक है, जो बार है, हमें बार दिया गया है, उसको हम एम्बेडेड करेंगे इन कंक्रीट टू फाइंड LD. डेवलपमेंट लेंथ को फाइंड करने के लिए हम जो स्टील के कंक्रीट के अंदर स्टील है उसको हम एम्बेडेड करेंगे. सो it is pull out test is performed. So let P is equal to pull out force.
bond resistance of concrete is equal to strength of bar, so it is find out by tau BD multiply by pi into phi into LD is equal to sigma s into pi by 4 diameter square. So it is the area of the steel and stress in the steel. So LD को हम क्या फाइंड करना है, डेवलपमेंट लेंथ, सो इट इज़ फाइंड आउट बाय LD इज इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाउ बी. ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला है इट इज़ गिवन इन IS 456/2000 पेज नंबर 42 एंड ऑल्सो इज़ गिवन इन SP 16 पेज 183. तो ये हो गया डेवलपमेंट लेंथ एंड बॉन्ड इन कंक्रीट. Now next is bond stress. The shear force acting per unit surface area of the bar. ठीक है, कि किसी भी बीम कॉलम में हम कंक्रीटिंग करेंगे एट दैट टाइम shear force जनरेट होगा बीम एंड कंक्रीट के अंदर. सो द shear force acting per unit surface area of the bar in the direction of force is known as bond stress. ठीक है, कि फोर्स के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, शियर फोर्स प्रोड्यूस होगा, सो इट इज़ नॉन एज बॉन्ड स्ट्रेस. सो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर अ प्लेन बार इन अ टेंशन, इट इज़ गिवन इन IS 456/2000 पेज 43. सो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस for a different type of concrete grade. The first is M20, so it is 1.2. For M25 it is 1.4, M30 1.5, M35 1.7, M40 and above it is high strength concrete, so it is design bond stress is 1.9 Newton per mm square. So for a deformed bar, increase the value by 60%. For compression, increase the value by 25%. Now second is bundle bar. So here three figure is given. First is 2 bar in contact, second is 3 bar in contact, and last is 4 bar in contact. So the use of bundle of bar in permitted by the Indian Standard Code. ठीक है, जो ये यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ बार कॉन्टैक्ट. फर्स्ट इज 2 बार कॉन्टैक्ट, 3 बार कॉन्टैक्ट, 4 बार कॉन्टैक्ट. सो इट इज़ परमिटेड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड कोड, IS कोड में उसको परमिशन दी गई है. सो बाय यूजिंग बंडल ऑफ बार, कंक्रीट कैन बी कम्पैक्टेड प्रॉपर्ली एंड ऑल्सो लार्ज एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैन बी मेड टू कंक्रीट एट अ पॉइंट रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव डेप्थ. जो बंडल ऑफ बार होगा एट दैट टाइम हम कंक्रीटिंग करेंगे, सो प्रॉपर कंपेक्शन इज रिक्वायर्ड एट दैट प्लेस. सो एज पर IS 456/2000 क्लोज 26.2.1.2 page 43, bars may be arranged singly or a pin pair in contact in a group of 3 or 4 bundle of contact. ठीक है, सो देन आफ्टर IS 456/2000 में दिया गया है कि बार में भी अरेंज, जो बंडल बार प्रोवाइड करना है, तो एट दैट टाइम जो बार को अरेंज करेंगे वो कैसे अरेंज करेंगे, सिंगली और अ पिन इन अ कॉन्टैक्ट. ठीक है, सिंगली और अ पिन इन कॉन्टैक्ट और अ ग्रुप ऑफ 3 और 4 बार बंडल इन contact. So the development length of each of bar bundle shall be that for the individual bar increased by 10% for a 2 bar in contact, 20% for a 3 bar in contact, and 33% for bar in contact. So now next is anchoring reinforcement. So the anchoring of a bar in a tension compression shear is as follow. The first is anchoring bar in tension. ठीक है, so deformed bar may be used without an anchorage provided that the development rate required is satisfied. The hooks should be normally used for a plain bar in tension. ठीक है, जो डिफॉर्म बार है वो हम यूज़ करेंगे, वो कैसे यूज़ करेंगे, विदाउट एन एंकरेज provided at the development length requirement is satisfied. So hooks low should be normally used for a plain bar in tension. Then second is bends. So the anchorage value of a bend shall be taken as 4 times the diameter of the bar for each 45-degree bend subject to a maximum
of 16 times the diameter of the bar. Now hooks, जो हम hooks प्रोवाइड करेंगे, तो एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू हुक सेल बी 16 इंटू डायमीटर ऑफ दी बार. ठीक है, हुक्स कैसे प्रोवाइड करेंगे? सो इट इज 16 इंटू डायमीटर ऑफ दी बार. नाउ सेकंड, एंकरिंग बार इन कंप्रेशन. कंप्रेशन में कैसे हम प्रोवाइड करेंगे? सो द एंकरेज लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट बार इन कंप्रेशन सेल बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ बार इन दी कंप्रेशन. Now anchoring bar in shear. So first is inclined bar, second is stirrups. So the development length shall be as for bar in tension. This length shall be measured as under in the tension zone from the end of the sloping or inclined portion of the bar, in the compression zone from the mid depth of the beam. चलो, अब जो डेवलपमेंट लेंथ है वो हमें क्या टेंशन में प्रोवाइड करेंगे. सो लेंथ शुड बी मेजर माइंड. लेंथ कैसे हम मेजर माइंड करेंगे? तो फर्स्ट इज इन टेंशन जोन फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लोपिंग और इंक्लाइन पोर्शन ऑफ द बार एंड इन कंप्रेशन जोन फ्रॉम द मिड डेप्थ ऑफ द बीम. नाउ स्टीरअप्स. फॉर अ स्टीरअप्स इन अ बीम, द टाइज इन अ कॉलम complete the development length and anchorage shall be deemed to have been provided when the bar is bent through the angle of at least 90 degree round a bar at least in the O1 diameter and it is continue beyond the end of the curve for a length at least 8 diameter. ठीक है, सो स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे वो नॉर्मली कितने डायमीटर का रेनफोर्समेंट होगा? इट इज 8 डायमीटर. So here anchoring vertical stirrups. Now when the bar is bent through the angle of 135 degree, development length shall be 6 diameter beyond the end of the curve. ठीक है, जो हम स्टीरअप्स जो बैंड प्रोवाइड करेंगे, सो एट द टाइम बैंड का जो एंगल है वो कितना होना? शुड बी 135 डिग्री. सो डेवलपमेंट लेंथ एट द टाइम 135 डिग्री होगा बैंड. एट द टाइम डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए? 6 डायमीटर बियॉन्ड द एंड ऑफ द कर्व. नाउ सेकंड इज व्हेन द बार इज बेंट थ्रू द एंगल ऑफ 180 डिग्री, डेवलपमेंट लेंथ शुड बी 4 डायमीटर बियॉन्ड द एंड ऑफ द कर्व. जब हम प्रोवाइड करेंगे bend it's 180 degree, at that time development length should be 4 degree beyond the end of the curve. And when we provide 90 degree bend, there is no length of the development length. Now in IS 456 2000 have recommended additional anchorage length equal to L0 to ensure anchorage bond stays to within its maximum limit such that LD is less or equal to M1 by V plus L0 when the end of the bar lies in the tension zone. For the portion of the member where bending moment is nearly zero, via near the support of simply supported beam, and in case of end of the reinforcement are confined. So by compressive reaction, the value of M1 by V is increased by 30%. So therefore development length is less than or equal to 1.3 M1 by V plus L0, where M1 is equal to moment of resistance with respect to tension reinforcement, V equal to factored shear force, L0 equal to sum of anchorage beyond the center of the support. So it is also given in IS 456 2000 page 44. L0 be taken as at a simply supported beam. So L0 is equal to embedded length beyond the center of the support plus equivalent embedded length of the hook or bend, and second is at the point of inflection and point of curtailment, L0 equal to 12 diameter or D, whichever is greater. So this is our most important chapter,
bond development plan and shear force. Very most important chapter.